तो आज का पहले हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। यानी कि हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियस में एटम्स की तरह जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किस कारण से आते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन 1 एंड न्यूक्लियॉन 2। इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है R, वो फर्मी के ऑर्डर का है। एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर्स होते हैं। तो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रही है। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण, मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर पोटेंशियल है जिसको युकावा पोटेंशियल कहते हैं। ये एक जापानीज साइंटिस्ट युकावा पर नेम्ड है, जिसको मैंने यू से डिनोट किया हुआ है। इस युकावा पोटेंशियल का अगर नेगेटिव ग्रेडियंट हम निकालें तो हमें न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू -du/dr, राइट। नाउ लेट अस मूव टू दिस डायग्राम। अब हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल्स क्यों होते हैं एटम की तरह से। तो सपोज ये एक न्यूक्लियॉन है, तो इस न्यूक्लियॉन के नेबरहुड में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं जो उससे बराबर डिस्टेंस r की दूरी रखते हैं, उन सब न्यूक्लियॉन्स पर एक युकावा पोटेंशियल लग रही है, सपोज U, राइट। सपोज इन सभी न्यूक्लियॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो है M, राइट। ये जितने न्यूक्लियॉन्स नेबरहुड में हैं जो कि एक न्यूक्लियॉन से इक्वल डिस्टेंस r पर हैं, इन सभी न्यूक्लियॉन्स का सेंटर ऑफ मास है M, और इन सभी न्यूक्लियॉन्स पे युकावा पोटेंशियल लग रही है U। तो अगर इन सब के कारण टोटल बाइंडिंग एनर्जी E है, जो कि R का एक्चुअली फंक्शन है, राइट। लेकिन यहां क्योंकि R मैंने फिक्स किया हुआ है, एक सेट ले रहा हूं मैं, है तो ये वेरिएबल, बट फॉर दिस केस आई एम टेकिंग ऑल दोज न्यूक्लियॉन्स विच हैव R distance from a nucleon. So if the total binding energy of all these nucleons is E, right, और मैं इन वैल्यूज को एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, राइट। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी del 2 psi plus 2m upon h cross square E minus U psi equal to 0, where M is the center of mass of all these nucleons, U is the Yukawa potential which is acting on these nucleons due to this center nucleon, and E is the total binding energy, right। तो अगर मैं इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे एनर्जी की वैल्यूज के सेट्स मिलेंगे, लाइक दिस E1, E2 so on En। इन एनर्जी वैल्यूज के सेट को आइगन वैल्यूज कहेंगे, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा psi1, psi2 एंड so on psi n, उन्हें आइगन फंक्शंस कहेंगे। तो इससे प्रूव होता है कि एक न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल्स होते हैं जैसे कि एटम में होते हैं, राइट। सो इस तरीके से एक डेफिनेट लोकेशन पर, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएंगी, और ये सारी एनर्जीज हमारी बाइंडिंग एनर्जीज होंगी, जो कि एक पर्टिकुलर शेल में जितने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी एक न्यूक्लियॉन से, शेल की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी न्यूक्लियॉन से ये हमारी जो है वैल्यू होगी, राइट। तो इस तरीके से न्यूक्लियस में जो है वो उसी तरह से एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होते हैं, जस्ट लाइक एटम्स, राइट।
तो हमने फिर ये एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो इस डायग्राम में हमने 3 एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। तो हर एनर्जी लेवल पर न्यूक्लियॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। तो हर एनर्जी लेवल जो है वो 3 प्रकार के क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज्ड होता है। हर एनर्जी लेवल, जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसमें हमने J1 P1 I1 3 क्वांटम नंबर्स दिखाए हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल में भी हमने, हाँ बताइए सुहेल क्या पूछ रहे हैं? सर ये 3 एनर्जी लेवल, 3 न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स ले रखे हैं इस डायग्राम में। तो हर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल जो है वो 3 प्रकार के क्वांटम नंबर्स के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल रखा है तो इसमें 3 क्वांटम नंबर दिखाए हैं, J1 P1 I1। इसी तरह सेकंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में 3 क्वांटम नंबर दिखाए हैं, J2 P2 I2। थर्ड न्यूक्लियर लेवल में 3 दिखाए हैं, J3 P3 I3। तो इस तरह सभी एनर्जी लेवल्स जितने भी न्यूक्लियस में होते हैं उन हर एनर्जी लेवल के 3 क्वांटम नंबर्स कैरेक्टराइज करते हैं उसको, राइट। इसमें जो J होता है ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, जो कि हमेशा NH क्रॉस या NH क्रॉस बाई 2 के फॉर्म में होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर एंड H क्रॉस आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े हैं, ये H/2π होता है। तो हम इसे, ये हमेशा इस तरह से होगा किसी एक एनर्जी लेवल के लिए, जैसे H क्रॉस बाई 2, 2H क्रॉस, 3H क्रॉस बाई 2, 5H क्रॉस बाई 2, 7H क्रॉस बाई 2, 4H क्रॉस, 5H क्रॉस, इस तरह से होंगे, राइट। ये जो हमारा J होता है, ये क्वांटम नंबर हमेशा पूरे एनर्जी स्टेट के जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक न्यूक्लियॉन के नहीं। उस एनर्जी स्टेट में जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के क्वांटम नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहां पर ये हमेशा समझ लेना कि ये जैसे मैंने एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दिखाई है ना, तो ये सिर्फ एक न्यूक्लियॉन के लिए है और उससे वो सारे न्यूक्लियॉन ले लिए जो r डिस्टेंस पर हैं। जैसे जैसे ये r चेंज होगा, राइट, तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं एनर्जीज की, ये चेंज होती चली जाएंगी। तो एक न्यूक्लियॉन के लिए ये एक इक्वेशन दिखाई है। अब इसमें तो सैकड़ों, इसमें तो बहुत से न्यूक्लियॉन्स हैं, राइट। सो हर न्यूक्लियॉन के लिए ये जो युकावा पोटेंशियल है, यू, ये चेंज होगी श्रोडिंगर में, ठीक है। तो इसलिए समझ लेना ये जो केस है दिस इज ओनली फॉर वन न्यूक्लियॉन, सो देयर इज ओनली वन युकावा पोटेंशियल, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन जब r है इनका डिस्टेंस तो ये फंक्शन ऑफ r होगा, तो एनर्जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ r। टाइम पोजीशन डिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट लग रही है, राइट। तो अगर कोई और न्यूक्लियॉन ले लोगे ना तो युकावा पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें एटम में तो केवल एक ही बार आइगन वैल्यूज आती हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है और एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसमें आप एक न्यूक्लियॉन को सेंटर मानते हुए एनर्जी वैल्यूज निकाल रहे हो उसके पहले। इस तरह बहुत से न्यूक्लियॉन्स हैं, इस तरह बहुत सारी एनर्जी लेवल्स आएंगे न्यूक्लियॉन्स के, ये समझना, क्योंकि ये जो युकावा पोटेंशियल है ये चेंज हो जाएगा दूसरे न्यूक्लियॉन्स के केस के लिए, राइट। तो इस तरह से आपको एक श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं मिलेगी, श्रोडिंगर इक्वेशंस के सेट्स मिलेंगे। इसलिए तो न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, राइट। ये आपकी नॉर्मल एटॉमिक फिजिक्स नहीं है न्यूक्लियर में, इसलिए कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि इसमें श्रोडिंगर इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन नहीं बनेगी, राइट। तो मैंने एक केस लेके आपको बता दिया किस तरह से ये एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस में बन रहे हैं, राइट। तो इस तरह हमने देखा कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो 3 तरह के क्वांटम नंबर के द्वारा करेक्टराइज्ड हैं। तो जो J है मेरा, ये किसी भी एनर्जी लेवल के टोटल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा इस फॉर्म में होता है H क्रॉस, NH क्रॉस और NH क्रॉस बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। अब आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पर P। ये P होता है पैरिटी, इसको पैरिटी क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू या तो +1 होती है या -1 होती है, राइट।
सो ये +1 और -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं उस एनर्जी स्टेट में न्यूट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दूं, यानी कि nr1 को n-r1 कर दूं और प्रोटॉन्स के कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं न्यूक्लियॉन्स के कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब नेगेटिव साइन लगा दूं, तो मेरे एनर्जी लेवल के स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे पैरिटी डिफाइन करती है। अगर स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा कि ओरिजिनल है तो पैरिटी +1 ली जाती है, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है रिवर्स स्टेट का देन दी ओरिजिनल स्टेट, तो पैरिटी -1 आती है। क्लियर हो रही है बात? फिर बताऊं, पैरिटी ये बताती है कि अगर हम न्यूक्लियॉन्स के स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर दें किसी एनर्जी स्टेट में, एक एनर्जी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो जो रिवर्स स्टेट आएगी कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स करके, वो क्या ओरिजिनल स्टेट जैसी ही होगी या ओरिजिनल स्टेट से अलग होगी? अगर वो ओरिजिनल स्टेट जैसी होगी तो पैरिटी +1 होती है, और अगर वो ओरिजिनल स्टेट से डिफरेंट होगी तो पैरिटी -1 होती है। इस तरीके से ये क्वांटम नंबर डिफाइंड होता है हर एनर्जी स्टेट के लिए न्यूक्लियस में। तीसरा क्वांटम नंबर है आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n और n/2, वेयर n इज एनी इंटीजर, राइट। ये आप, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि अगर मैं किसी एनर्जी स्टेट में न्यूट्रॉन का स्पेस कोऑर्डिनेट्स और प्रोटॉन के स्पेस कोऑर्डिनेट्स को आपस में इंटरचेंज करूं, देखो जैसे मैंने इस एग्जांपल में दे रखा है, न्यूट्रॉन का स्पेस कोऑर्डिनेट है सपोज r1 और प्रोटॉन का स्पेस कोऑर्डिनेट है r2, तो अगर मैं न्यूट्रॉन का r2 कर दूं और प्रोटॉन का r1 कर दूं, राइट, तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा आइसोस्पिन क्वांटम नंबर की जो प्रॉपर्टी है उस एनर्जी स्टेट की, विच इज अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट चेंज विल इट बी इंट्रोड्यूस्ड। इस तरीके से आइसोस्पिन रिप्रेजेंट करती है एक प्रॉपर्टी को, राइट। तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल को 3 तरह के क्वांटम नंबर करेक्टराइज करते हैं। एक है हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि हमारे एनर्जी स्टेट के टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। ये हमेशा NH क्रॉस या NH क्रॉस बाई 2 के फॉर्म में होता है। दूसरा होता है हमारा पैरिटी, इसकी वैल्यू +1 या -1 होती है। पैरिटी ये होता है कि अगर आप न्यूक्लियॉन्स के स्पेस कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब यहाँ 1/1/r1 नहीं है, वो तो रेसिप्रोकल या इनवर्स होता है। रिवर्स का मतलब नेगेटिव साइन है, उल्टा करना, परछाई उसकी, और पैरिटी इज ऑलवेज परछाई ऑफ समथिंग, ठीक। तो रिवर्स करने से उस एनर्जी स्टेट के का जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो स्ट्रक्चर सेम है तो इट विल बी पॉजिटिव, और अगर वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इट विल बी नेगेटिव, -1। तीसरा क्वांटम नंबर होता है आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, जो ये कहता है कि अगर मैं न्यूट्रॉन के स्पेशल कोऑर्डिनेट्स प्रोटॉन से इंटरचेंज कर लूं, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट, तो एनर्जी स्टेट्स की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा जो ओवरऑल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में इफेक्ट डाले, राइट। सो ये आइसोस्पिन रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ये इंटीजर या हाफ इंटीजर के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, कि न्यूक्लियस में हमने ये पढ़ा, समझा कि न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल किस तरह से आते हैं, राइट। सो तरीका तो वही है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इसमें भी लगती है। हमने उस दिन क्वांटम मैकेनिक्स को भी पढ़ा था पिछले टर्न पे, और देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या रिलेवेंस है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो उसमें यही है कि जो इसमें न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स होती है, इसी से युकावा पोटेंशियल है,
और इस युकावा पोटेंशियल की एक डेफिनेट वैल्यू के लिए, जो कि एक न्यूक्लियॉन से उन सब न्यूक्लियॉन पे लग रही है जो इससे इक्वल डिस्टेंस आर पर हैं, और उनका अगर सेंटर ऑफ मास m है और उनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी E है, और मैं इसमें इनको रखता हूँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में रखता हूँ, तो मुझे एनर्जी की वैल्यूज का सेट मिलेगा जो कि आर का या साई का फंक्शन होगा. साई इज अ फंक्शन ऑफ आर, ई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर, राइट. वही जो इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर आप पढ़े हो फर्स्ट ईयर में. तो इस तरह से हमें एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं. ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होगी, ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें श्रोडिंगर इक्वेशंस के सेट्स बनेंगे, राइट. तो हर श्रोडिंगर इक्वेशन के ईज होंगे और साइज होंगे, तो उन सेट से हम न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करते हैं, राइट. अब आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट. तो फिर ये नीचे फिर हमने 3 एनर्जी लेवल डिफाइन करके बताया है कि एक एनर्जी लेवल कितने क्वांटम नंबर द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है. So there are 3 quantum numbers which characterize an energy level. They are angular momentum quantum number, isospin quantum number, and parity. Right? So one defines the total angular momentum of an energy level. Another defines that if the coordinates of the nucleons are reversed, then what is the change on the structure of the energy state? Will it be the same? Will the reverse state will have the same structure as the original state, or it will have a different structure than the original state? और थर्ड आइसोस्पिन है, ये कहता है if the coordinates of protons and neutrons are interchanged in an energy state, then what is the change in the property of the state and the nucleus as a whole, right? तो ये आइसोस्पिन से represent किया जाता है, which is always integer और half integer. क्लियर हो गया? आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं.